Hello students, मैं डॉक्टर रिचा, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, GLA कॉलेज डाल्टनगंज, PG सेमेस्टर 1 फोर्थ पेपर आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में आज आचार्य नरेंद्र देव के विचारों को आपसे शेयर करूंगी। अब पहले थोड़ा जान लें कि समाजवाद है क्या। समाजवाद या मार्क्सवाद या साम्यवाद तीनों एक ही विचारधारा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं। इसका मूल मकसद है समाज के आर्थिक साधनों पर पूर्ण रूप से स्वामित्व हासिल करके इसका समाज के सभी वर्गों के लोगों के बीच में समान रूप से बंटवारा करना, ताकि समतामूलक समाज की स्थापना हो सके। और मूल रूप से यह भौतिकवादी अवधारणा या संकल्पना है, जिसमें धन या रुपये पैसे के समान रूप से समाज में बंटवारे पर जोर दिया जाता है। अब भारत में आकर ये समाजवाद सिर्फ भौतिकवादी विचारधारा नहीं रह गई, बल्कि इसमें दूसरे पहलुओं का भी समावेश हो गया, जिसमें आध्यात्मिक और नैतिक पहलू महत्वपूर्ण थे। आचार्य नरेंद्र देव, जिनका जन्म 1889 में हुआ था और निधन 1956 में हो गया था, भारतीय समाजवाद के आधारभूत स्तंभ के रूप में माने जाते हैं, जिन्होंने समाजवाद को भारतीय परिस्थितियों के रूप में बहुत सुसंस्कृत रूप से और बहुत व्यवहारिक रूप में ढाला था। उन्होंने मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत और वैज्ञानिक समाजवाद और द्वंद्ववाद के साथ साथ गांधी की नैतिकता और अहिंसा के विचार के साथ साथ उस समय के स्वतंत्रता संग्राम में जो चल रहा साम्राज्यवाद का छाया हुआ रूप, उसके विरोधी तत्व, इन तीनों को मिलाकर समाजवाद का भारतीय स्वरूप हमारे सामने रखा था। अब हम देखते हैं कि आचार्य नरेंद्र देव के समाजवादी विचारों का नैतिक आधार क्या है। तो उनकी किताब 1936 में आई थी, सोशलिज्म एंड द नेशनल रिवॉल्यूशन, जिसमें उन्होंने कार्ल मार्क्स के भौतिकता पर जोर देने पर सवाल खड़ा किया था और कहा था कि भौतिकता को आधार मानना और चेतना को निकृष्ट यानी नीचा रूप देना, ये मार्क्स की भूल थी। अब भौतिकता को मार्क्स ने बेस बनाया था, यानी आधार बनाया था, और चेतना को सुपरस्ट्रक्चर या उसका अधिरचना का रूप दिया था। तो आचार्य नरेंद्र देव का ये कहना था कि क्लासिकल मार्क्सिज्म या चिरसम्मत मार्क्सवाद का ये दोष है, और हमें समाजवाद में भौतिकता के साथ साथ चेतना यानी मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष को भी समान रूप से महत्व देना चाहिए। इसीलिए स्वतंत्रता को वो बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा मानते थे और उसके नैतिक पहलू को तो महत्व देते थे, लेकिन उनका ये कहना था कि समानता नैतिक रूप से तभी आ सकती है जब आर्थिक रूप से समानता आएगी। यानी कि हमें नैतिक होने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था का भी सही होना जरूरी है, और हमारी अर्थव्यवस्था सही हो इसके लिए हमारा नैतिक रूप से मजबूत होना भी बहुत आवश्यक है। तो मनुष्य के जीवन के दोनों पहलू, आर्थिक पहलू और नैतिक रूप से उसका मजबूत होना, दोनों को उन्होंने जरूरी माना था। उसके बाद उन्होंने साम्राज्यवाद और पूंजीवाद दोनों की ही आलोचना की और कहा कि ये दोनों मनुष्य के दुश्मन हैं। साम्राज्यवाद यानी कि दूसरे देशों पर कब्जा करके
उन पर शासन करना साम्राज्यवादी शासन कहलाता है। इसके जरिए दूसरे यानी कमजोर देशों का, गरीब देशों का अमीर देश शोषण करते हैं। यही साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां हैं और भारत भी उस समय साम्राज्यवाद की चपेट में था। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म या साम्राज्यवादी शासन भारत को बुरी तरह से तहस नहस कर रहा था और उसी दौर में आचार्य नरेंद्र देव अपनी विचारधारा विकसित कर रहे थे। तो उन्होंने साम्राज्यवाद के खिलाफ अपने प्रबल विचार रखे और कहा कि ये मनुष्य की समानता का बहुत बड़ा दुश्मन है। उसके बाद उन्होंने पूंजीवाद को भी मनुष्य का शत्रु माना, क्योंकि इसके चलते समाज में दो वर्ग बन जाते हैं, एक अमीर वर्ग और दूसरा गरीब वर्ग, जो शोषक वर्ग या शोषित वर्ग कहलाता है। तो इन दोनों के बीच की खाई को पाटना बहुत जरूरी है, तभी समतामूलक समाज आ पाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि उनका वर्ग संघर्ष के बारे में विचार क्या था। तो वर्ग संघर्ष के संबंध में वो मार्क्स के विचारों से पूरी तरह से सहमत थे और गांधी जी ने जो नैतिक सौहार्द का विचार दिया था कि समाज में व्यक्ति का नैतिक स्तर इतना ऊंचा अपने आप हो जाएगा कि सामाजिक समानता आ जाएगी और उसके बाद आर्थिक समानता भी हासिल हो पाएगी, इस बात से लोहिया बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उनका ये मानना था कि मनुष्य अपने आप आर्थिक समानता के लक्ष्य को हासिल कर सकेगा, ऐसी उच्चतर चेतना अपने आप मनुष्य में जागृत हो पाएगी, ऐसा हो पाना संभव नहीं है। इसलिए कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल सही है कि प्राचीन काल से लेकर अभी तक समाज में दो वर्ग रहे हैं और उनमें आर्थिक तत्वों के आधार पर लगातार संघर्ष होता रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि आदिम साम्यवादी व्यवस्था, जब मनुष्य ने कबीले के रूप में बसना शुरू किया था, उस समय स्वामी और दास, उसके बाद जब खेतिहर व्यवस्था शुरू हुई तो जमींदार और किसान के रूप में शोषक और शोषित वर्ग रहे। फिर 19वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो फिर पूंजीपति, कैपिटलिस्ट और कामगार या मजदूर वर्ग के रूप में शोषक और शोषित के नए वर्गों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से ये वर्ग संघर्ष समाज में प्राचीन काल से लेकर अभी तक चला आ रहा है और इसको मिटाने के लिए हमें सबसे पहले आर्थिक तत्वों के माध्यम से ही समाज में समानता को लाना होगा। अब ये आर्थिक समानता आएगी कैसे, इसके बारे में कार्ल मार्क्स का जो कथन था, जो हम जानते भी हैं, उनका फेमस कथन, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए और कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी गुलामी की जंजीरों के। तो गांधी जी के विचारों से प्रभावित तो थे आचार्य नरेंद्र देव और बहुत सी बातों को उन्होंने अपनाया, लेकिन यहाँ फिर वो कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष को उन्होंने, हम देखते हैं कि फिर संशोधित करते हैं और कहते हैं कि समाज में सिर्फ मजदूर या कामगार वर्ग ही नहीं होता, बल्कि और भी वर्ग हैं, जैसे कि किसान वर्ग, बागानों में काम करने वाले लोग और बुद्धिजीवी वर्ग भी, जिसमें सब अमीर नहीं होते, बुद्धिजीवियों में भी गरीब तबका पाया जाता है। इस तरीके से जो अलग अलग वर्ग हैं उनको संयोजित करके और सामूहिक क्रांति लानी होगी,
जिसको उन्होंने नवजीवन आंदोलन का नाम दिया था। इस तरीके से आचार्य नरेंद्र देव ने कार्ल मार्क्स के क्रांति के जो स्वरूप है उसमें भी बदलाव लाया। हम जानते हैं कि कार्ल मार्क्स की जो क्रांति थी वो हिंसक रूप से सशस्त्र क्रांति होनी थी और वो सिर्फ मजदूर वर्ग या कामगारों के द्वारा ही लाई जानी थी। तो यहाँ नरेंद्र देव ने फिर सुधार किया और ये कहा कि ये क्रांति अहिंसक ढंग से लाई जाएगी और इसमें अनेक वर्ग सामूहिक रूप से शामिल होंगे, जिसका वर्णन मैंने अभी किया कि मजदूर वर्ग, किसान, बागान में काम करने वाले, दूसरे अन्य वर्ग भी गरीबों में, जिसमें बुद्धिजीवी गरीब वर्ग भी शामिल है। ये सब मिल करके समाज के आर्थिक पुनर्निर्माण को करेंगे और समाज में समाजवाद की स्थापना होगी। और नरेंद्र देव कृषकवाद यानी सिर्फ किसानों पर जोर देने के सख्त खिलाफ थे। उनका ये कहना था कि ऐसा करने से मजदूरों और किसानों में आपस में विभेद हो जाता है। इसका परिणाम ये होगा कि वो मिलजुल कर फिर क्रांति नहीं ला पाएंगे। अब हम देखते हैं कि भारतीय समाजवाद की जो चिरंतन परंपरा रही है उसके बारे में नरेंद्र देव ने क्या कहा। तो नरेंद्र देव का ये कहना था कि भारत में समाजवाद का विचार कोई नया नहीं है, बल्कि ये प्राचीन काल से लेकर अभी तक विकसित होता आया है। यानी हम समाजवाद के बीच प्राचीन भारत में भी पा सकते हैं। जो भारत में प्राचीन काल से आध्यात्मिक एकता का विचार रखा गया था, यानी सर्व धर्म समभाव के माध्यम से, या एक सद विप्रा बहुधा वदंती, सब मनुष्य एक ही निराकार के अलग अलग रूप हैं, ये समाजवाद का ही तो आध्यात्मिक रूप था जो प्राचीन काल से भारत में चला आ रहा है कि मनुष्यों को एक निराकार रूप का ही अलग अलग भाग माना जाए और सभी मनुष्य समान हैं। लेकिन ये भारत में आध्यात्मिक रूप से ही साकार हो पाया था, इसको भौतिक रूप से साकार किया जाना बाकी था। इसके लिए कार्ल मार्क्स के समाजवाद का जामा पहनाया जाना जरूरी था, जिसे आचार्य नरेंद्र देव ने अपनाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने भारतीय समाजवाद का ताना बाना हमारे सामने रखा था और मार्क्सवाद जो अंतर्राष्ट्रवाद की बात करता था कि पूरे संसार के मजदूरों को एकत्रित किया जाए और पूरे संसार में क्रांति लाकर समाजवाद की स्थापना की जाए, इसके विपरीत आचार्य नरेंद्र देव ने राष्ट्रवाद की ओर जोर दिया और राष्ट्रवाद के विचारों को आगे बढ़ाया। चूँकि ये उस समय की मांग भी थी, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो लोगों में राष्ट्रवादी विचारों का संचार किया जाना आवश्यक था, क्योंकि भारत उस समय गुलाम था, उपनिवेश था। तो जब तक वो खुद आज़ादी हासिल नहीं कर लेता, तब तक राष्ट्रीयता के दायरे से आगे उठकर अंतर्राष्ट्रीयता की बात कैसे कर सकता। इसलिए जमीनी हकीकत को देखते हुए नरेंद्र देव जी ने राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल रूप से लोगों में जागृत करने का काम किया था। हम देखते हैं कि जेपी लोहिया, नरेंद्र देव, एम.एन. रॉय, इन लोगों ने भारतीय समाजवाद को बहुत सुस्पष्ट और तर्कसंगत ढंग से हमारे सामने रखा
और आचार्य नरेंद्र देव ने तो मार्क्सवाद के मानवीय पहलू पर बहुत जोर दिया था, जो आगे चल के मार्क्सवादियों ने भी स्वीकारा। और हम देखते हैं कि समकालीन मार्क्सवाद के रूप में नव मार्क्सवाद जिसे कहा जाता है, उसमें मार्क्स के विचारों के मानवीय पहलुओं पर ही ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। उसी की बात आचार्य नरेंद्र देव ने अपने समाजवादी विचारों में की थी, यानी मार्क्सवाद के मानवीय पहलू को उजागर किया जाए। इस प्रकार से आचार्य नरेंद्र देव का भारतीय समाजवाद के क्षेत्र में विचार अप्रतिम है, जिस पर अमल किया जाना चाहिए। थैंक यू।